हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर लेने वाले हैं बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसका पूरा वन शॉट वीडियो हम बना रहे हैं इसका। तो एक बार में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप बहुत सही जगह पर आ चुके हैं। ये मैंने आपको एक नोट्स दे दिया है, ये अभी आप चाहे तो लिख लीजिए, वरना मैं इसकी फ़ोटो दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। बहुत ही ईजी वे में शॉर्ट नोट्स हैं और एक बार में पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के जो नाम हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया था। उसके बाद आता है दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है वो है एंटनी वॉन लीवेनहुक। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। उसके बाद आता है, हम पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर करा था। उसके बाद पुरकिंजे 1839 में इन्होंने एक टर्म को कॉइंड करा था जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने वो ढूंढा था। मैथनीस श्लेडिन 1838 में इन्होंने प्लांट सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व करा था। और रुडोल्फ विर्चो 1839 में इन्होंने एनिमल सेल का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी हमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया था कि कोई भी सेल अपने आप से नहीं बन सकती, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है। कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने गोल्जी अपैरेटस के बारे में हमें डिस्कवर करा था, इन्होंने गोल्जी अपैरेटस का। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इसमें से कुछ साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो देता ही है पेपर में। रॉबर्ट हुक हो गया, एंटोनी वॉन लीवेनहुक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट मैंने एक जगह लिख दिए यहाँ पर। अब इसके बाद सेल का जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल है क्या, व्हाट इज सेल। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम उस ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के उसमें देख रहे हैं तो हम दो तरीके में उसे बांटते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम इसको डिफरेंस भी देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेड अप ऑफ वन सेल। यूनी मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल। जो एक सेल से बना है वो यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक सेल से ज़्यादा ज़्यादा सेल्स का बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। उसके बाद सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। यूनिसेलुलर में एक ही सेल पूरी लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर में स्पेशल सेल परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एक लाइफ में। ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे यूनिसेलुलर के, तो अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल है ह्यूमन बींग, जैसे हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए जितने भी, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। अब सेल को हम दो टाइप में बांटते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या फ़र्क है, क्या होता है। तो देखो भैया, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक हो गए। ठीक है, तो यूकैरियोट हो गए। अब इनमें हम डिफरेंस देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, तो वो भी देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का क्या डिफरेंस है और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में हम देख लेते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक लैक न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक कंटेन न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक लैक ऑर्गेनेली, इनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या वो हो गया लाइजोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, इनके पास कोई भी ऐसे तरीके की ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी। लेकिन इनके पास होंगी स्पेशल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी अपैरेटस भी होगा,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, हर हर तरीके की यहाँ पर क्या ऑर्गेनेलिस पाई जाएंगी, लेकिन इसके पास नहीं पाई जाएंगी। ये क्या होंगे, सिंगल सेल्ड होंगे ज़्यादातर, ये सिंगल सेल्ड ही होंगे। ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और सिंपल होते हैं। ये इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक, ये इनसे ही मतलब क्या है, इवॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है। ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, बड़े होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये स्मॉल और सिंपल होते हैं। ओल्ड टाइप ऑफ सेल, ये सबसे पुराने पुराने टाइप का सेल है। मतलब जब धरती बनी थी तो सबसे पहले यही सेल पाए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से समझो आप। और इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट, ये इन्हीं से ही इवॉल्व हुए हैं। यूकैरियोट जो है इन्हीं से ही बने हैं, लेकिन एडवांस वर्जन है यूकैरियोटिक। ठीक है। इसके बाद यूकैरियोटिक को दो टाइप में बांटा गया है यहाँ पर। एक तो प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी, प्लास्टिड होगा, लार्ज वैक्यूल्स पाए जाएंगे, लेकिन ये तीनों चीज़ एनिमल सेल में नहीं पाई जाएंगी, यूकैरियोटिक में, है ना। तो ये डिफरेंस देता है प्लांट सेल और एनिमल सेल को, कि प्लांट सेल में ये तीन चीज़ पाई जाएंगी, पर ये तीन चीज़ नहीं पाई जाएंगी एनिमल सेल में। ठीक है। अब इसके डायग्राम देख लो आप, इम्पोर्टेंट डायग्राम। ये तो हो गया प्लांट सेल का डायग्राम, ये हो गया एनिमल सेल का डायग्राम। तो प्लांट सेल में आप देख लो, बहुत सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। देखो लार्ज वैक्यूल दिखेगा आपको, है ना, आपको प्लास्टिड दिखेगा यहाँ पर, आपको यहाँ पे सेल वॉल दिखेगा, ये चीज़ है ना। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं दिखेगी, यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे कोई लार्ज वैक्यूल नहीं है। ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिड नहीं है। प्लास्टिड क्या करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है, लेकिन हम तो खुद खाना नहीं बना सकते, एनिमल्स तो खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। मतलब जो सबसे बेसिक चीज़ जिनसे सेल बना होता है, पूरे दुनिया में कोई सा भी सेल उठा लो, उनमें ये तीन चीज़ तो ज़रूर पाई जाएंगी, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। ये तीन चीज़ तो पाई ही पाई जाएंगी किसी भी सेल के अंदर। क्या क्या पाई जाएंगी, एक तो पहला सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, तीसरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ठीक है। यानी आप, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया, अब जेनेटिक मटेरियल के थ्रू याद कर लो उसको। यानी कि तीन चीज़ जरूर पाई जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल। वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, किसी भी मतलब कोई सा भी सेल उठा लो इस पूरी धरती का, उस उनमें ये तीन चीज़ तो जरूर पाई जाएंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है, इन सब का मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, एक एक टॉपिक का वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, आप जरूर जाके देखिए उनको, अगर आपको कोई चीज़ डिटेल में बिल्कुल पढ़नी हो। तो मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज बहुत डिटेल में बताया हुआ, नोट्स दिए हुए हैं सबके, तो आप उन सब चीज़ों को देख सकते हैं वहाँ पर। अब सेल ऑर्गेनल्स हम देखते हैं यहाँ पर। सेल ऑर्गेनल्स में कई सारी ऑर्गेनल्स आती हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके भी दो पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइजोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है। ये कुछ क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स नहीं है लेकिन फिर भी सेल्स में पाए जाते हैं, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस सिंपल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब पूरे सेल को यही कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी आप कह सकते हो उसको। स्टोर जेनेटिक मटेरियल, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जिससे पूरा हमारी बॉडी बनी हुई होती है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये न्यूक्लियस के ठीक बाहर पाया जाता है। ठीक है। इस तरीके से ऐसे बने होते हैं कई सारे स्ट्रक्चर, आप देखे होंगे, मैंने दिखाया, देखो यहाँ पर देख लो आप, देखो ठीक न्यूक्लियस के बाहर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। ठीक, डायग्राम में आप देख सकते हो। तो इसके दो पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो आपको उसमें कुछ दाने दाने दिखेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी, कोई भी दाना नहीं दिखेगा, एकदम स्मूथ होगा ये इसकी वॉल। यहाँ पर लेकिन आपको दाने दाने दिखेंगे एंडो इसके वॉल पे। ठीक है।
तो ये दाने जो हैं वो क्या है, ये राइबोसोम है। ये जो दाने रखे हुए हैं ना, ये कुछ नहीं बल्कि राइबोसोम है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम है क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये स्मूथ होते हैं, इसमें कोई दाने नहीं होते। लेकिन ये क्या बनाते हैं हमारे बॉडी में, लिपिड्स और फैट बनाते हैं, सिंथेसाइजिंग ऑफ लिपिड्स एंड फैट ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले ऑर्गेनल्स पे चलते हैं, इसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस पैकर एंड ट्रांसपोर्टर हैं। ये चीज़ों को पैक करते हैं और उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। कोई भी चीज़, मान लो कोई भी प्रोटीन बना यहाँ पर, राइबोसोम ने बनाया, तो ये क्या करेगा, गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, ये क्या करेगा, उस चीज़ को पैक कर देगा। जैसे पैकिंग करते हैं ना किसी चीज़ की, तो उस तरीके से ये पैकर और ट्रांसपोर्टर का काम करता है। जैसे मान लो फैक्ट्री में कुरकुरे बना, ठीक है, तो कुरकुरे बन गया भाई, उसे पैक भी तो करना है, तो उसे पैक करेंगे। तो वो पैक करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा। उसको ट्रांसपोर्ट भी कौन करेगा, यानी ट्रक से कौन पहुंचाएगा, ट्रक से भी तो पहुंचाना होगा दुकान भर में उस कुरकुरे को। तो वैसे ही इसमें कौन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा, पैक भी करेगा और ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो इस तरीके से आप समझो उसको। पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को पैक करता है इन वेसिकल्स फॉर्म, मैनी वेसिकल्स बोले तो एक ऐसे छोटे छोटे वेसिकल बना देगा इस तरीके के, इसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले उसमें, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है भाई, सुसाइडल बैग भी हम इसको कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये ख़त्म कर देता है, मार देता है, और ये खुद भी मर जाता है, तो सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। कि वैसे इसका बहुत अच्छा यूज़ है, ये ना वेस्ट प्रोडक्ट को मारता है अंदर, लेकिन नाम बदनाम कर रखा है इसको, सुसाइडल बैग बोल रखा है इसको। कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लो अब ये क्या, क्यों इसे सुसाइडल बैग बोला जाता है। जैसे मान लो अंदर कोई ऑर्गेनल ख़राब हो गया, तो अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ये ख़राब हो गया, ये मर गया, तो उसको ख़त्म भी तो करना है, इसको बाहर भी तो फेंक, अभी हमारे लिए वेस्ट हो गया ना, तो उसको बाहर भी तो फेंकेंगे। तो ये इसको ख़त्म करने का काम कौन करेगा, लाइजोसोम करेगा। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं हार्मफुल, जो इसको डिज़ोल्व कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। लाइजोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसके पास जाएंगे और डाइजेस्ट कर देंगे, इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वेस्ट हो गया ना ये। और फिर बाद में ये खुद लाइजोसोम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। तो लाइजोसोम हैव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, वही मैं बता रहा था कि इसके पास एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो एनी वेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेन वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कोई अगर बाहर से भी कोई गलत चीज़ आ गई या वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, तो उसको ख़त्म कर देगा ये। ठीक है, उसको मार देगा। हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन, ये सेल को क्लीन रखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगला, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया आपके बिल्कुल इजी वे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी देने का जो काम होता है हमारे सेल के अंदर, वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इट जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है। इसके बाद वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या है ये, वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज पर्पस में हमारे सेल के अंदर यूज़ होता है, स्टोरेज पर्पस के लिए। इट स्टोर्स द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, शुगर एंड सम प्रोटीन्स। ये अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, या कुछ प्रोटीन्स हो गए, ये हमारे अंदर क्या करता है, स्टोर करता है उस चीज़ को। वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। प्लांट्स के अंदर ये लार्ज पाया जाता है वैक्यूल, अभी मैंने शुरू में बताया था, लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा। एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, लार्ज तो नहीं होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे, प्रेजेंट होंगे, डायग्राम में भी आपने देखा होगा अभी। तो लार्ज किस में पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाएगा, स्मॉल किस में पाया जाएगा, एनिमल्स में पाया जाएगा, वैक्यूल्स। इसके बाद बात करेंगे प्लास्टिड्स, ये प्लांट सेल में पाया जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, इसको ये क्या काम करेगा, यह प्लास्टिड हमारे उसमें प्लांट्स के अंदर फूड बनाएगा, खाना बनाएगा, इसलिए इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, किचन ऑफ द सेल भी हम इसको कहते हैं।
इट प्रोड्यूस फूड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये खाना बनाता है प्लांट्स के अंदर, किस प्रोसेस की मदद से? उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये प्लांट्स के अंदर क्या बनाता है? फूड बनाता है। प्लास्टिड को हम दो तरीके से देखते हैं, उसमें दो तरीके से में पाया जाता है, एक तो क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, कंटेन क्लोरोफिल। इसी की वजह से ग्रीन जो आप दिखता है ना, ग्रीन पत्तियाँ, वो क्लोरोफिल की मदद से दिखती हैं, वो इसी की वजह से दिखती है वो ग्रीन। तो इसके पास, क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, कंटेन क्लोरोफिल, और इसी के अंदर ही खाना बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? यहीं होती है, क्लोरोफिल के अंदर ही होती है। इसके बाद दूसरा हम पाते हैं इसमें ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस पार्ट होता है, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, लेकिन इसका क्या पर्पज़ है? ये स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। ये इन चीज़ को क्या करता है? स्टोर करता है, स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को। कहाँ पर? प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल। अगली ऑर्गेनल इस पे चलते हैं। ऑर्गेनल तो नहीं, ये सेल वॉल हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनल हमारा अब ख़त्म हो चुका। अब जो उसके बाद हमें मिलता है कुछ चीज़ें, वो हम सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल सिंपल है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल। ये एक तो ठोसपना बनाने में रखता है, ठोसपन बनाता है सेल को, है ना। भारी जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, हार्ड स्ट्रक्चर, वो ये प्रोवाइड करता है सेल वॉल। तो प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट रखने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई गंदगी इसके अंदर घुस जाएगी, तो एक प्रोटेक्शन भी देता है ये सेल वॉल। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड इनसाइड द सेल, ये फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एड मूवमेंट इनसाइड द सेल, ये ना मूवमेंट प्रदान करता है सेल के अंदर। मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जानी है ना, तो मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ये कौन करेगा? साइटोप्लाज्म करेगा हमारे सेल के अंदर। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है एनिमल में। अगर हम देखें, अगर हम एनिमल के अंदर देखें डायग्राम में जैसे दिखाया जाए, तो जो पहली लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन की है। पर अगर हम प्लांट सेल में देखें, तो पहले सेल वॉल आता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। तो दूसरी लेयर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन की, कहाँ पर? प्लांट्स के अंदर। और पहली लेयर यानी फर्स्ट लेयर एनिमल्स के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन की, और दूसरे लेयर में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है प्लांट्स में, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, इजी है बहुत ज़्यादा, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, बहुत इजी नोट्स बना रखे हैं, फटाफट आप याद कर लोगे इन सब चीज़ों को। डिफ्यूज़न क्या होता है? अब इसमें एक और टॉपिक आता है, एक चीज़ हम पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, उसको हम डिफ्यूज़न कहते हैं। चाहे वो गैस का हो, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस का हो, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूज़न कहेंगे। कि गैसेस हायर रीजन से लोअर रीजन पर जाती है, हाई टू लो। अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। सब्सटेंसेस का जो हाई टू और लो मूवमेंट होता है, वो हम डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे जैसे मान लो कि हम एक किसी घर के कोने में परफ्यूम छिड़कते हैं, तो डिफ्यूज़न होते होते क्या होता है? उसकी महक जो होती है दूसरे तरफ भी पहुंच जाती है। तो वो कैसे पहुंच गई? हाई टू लो, यानी कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा हाई हाई कंसंट्रेशन था उस गैस का, वो धीरे धीरे लो की तरफ जाने लग गई। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूज़ हो गया वो। उसके बाद हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये वाटर का डिफ्यूज़न होता है। नहीं, वाटर जब हाई से लो की तरफ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। कहीं मानो एक जगह आपने बहुत ज़्यादा पानी कट हम गिरा दिया, तो अब देखोगे आपकी धीरे धीरे वो एक मतलब धार बन के ना कहीं और चली जाएगी, जहाँ पर मतलब पानी नहीं होगा, वहाँ पर चली जाएगी, धीरे धीरे हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करने लगेगी। तो आप इस तरीके से आप देखते हो। इसमें हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। एक तो हाइपरटोनिक
आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ये 3 चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। तो हाइपरटोनिक क्या होता है कि जहाँ पर मोर, हाइपर मतलब होता है मोर, हाइपो मतलब होता है लेस, और आइसो मतलब होता है सेम। तो जहाँ पर सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक कहेंगे। हाइपोटोनिक जहाँ पर सल्यूट की मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक कहेंगे। आइसोटोनिक में क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ पर मान लो हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट की मात्रा कम है और सल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, तो हाइपरटोनिक हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फ़र्क क्या है ये देख लो। सॉल्यूट होता है जिसको हम घोल रहे हैं, सॉल्वेंट होता है जिसमें हम घोल रहे हैं। यानी मान लो आपने कोई कंटेनर लिया, यहाँ पे वाटर होगा, तो ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। सल्यूट हम इसमें नमक डाल रहे हैं, तो नमक क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट हो गया। अब नमक की मात्रा ज़्यादा है इस कंटेनर के अंदर, तो हम इसको क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कि यहाँ पर सल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी सल्यूट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हाइपोटोनिक मतलब क्या है कि भैया सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा, यानी पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सल्यूट बहुत कम है। ठीक है, मान लो इसमें 1 लीटर पानी है और 10 चम्मच क्या है? हमारा नमक है। इसमें क्या है हाइपरटोनिक में? इसमें हमारा 1 लीटर पानी है और सॉरी, इसमें क्या है हाइपरटोनिक में जो है हमारा 1 लीटर मान लो पानी है और 10 चम्मच क्या है? नमक डाल रखा है, तो क्या हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक में क्या हो गया कि हमारा 1 चम्मच नमक है और 2 लीटर पानी है, ऐसा समझ लो। ठीक है, 2 लीटर पानी और 1 चम्मच नमक है, तो ऐसे आप समझ लो ये हो गया। इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक बोलेंगे। और जहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा है, नहीं 10 स्पून नमक है और 1 लीटर पानी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। आइसोटोनिक में दोनों सेम, 1 लीटर पानी और एक एक चम्मच नमक, बस ऐसे समझ लो। इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक, यानी कि सेम। सल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट मोर है, सल्यूट कम है। हाइपरटोनिक में सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। एक हम इसमें एक और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब सेल जो होता है हमारा प्लांट सेल जब श्रिंक कर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो ये सेल वॉल है, सेल वॉल तो कोई चेंज नहीं होगा, मैंने बताया था अभी, वो ठोस रहेगा, रिजिड रहेगा। लेकिन इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अगर प्लाज्मोलाइज, यानी कि उसका सारा पानी अगर बाहर निकल जाए तो हम क्या कहेंगे? कि वो प्लाज्मोलाइज हो गया, सेल श्रिंक हो गया, अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन था पूरा पिचक गया। किसकी वजह से पिचक सकता है? या तो आपने ज़्यादा नमक डाल दिया या फिर मतलब हाइपोटोनिक जब कंडीशन रहेगी तो इसके अंदर क्या होगा? सेल पूरा क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन वो श्रिंक हो जाएगा। तो बस ये पूरा चैप्टर था हमारा, ख़त्म हो गया ये। इसको आप एक बार रिवाइज कर लो, नोट्स बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब आपने 20 मिनट के अंदर, 23 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया आपने। सबसे शॉर्ट 1 शॉट में आपने पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपको उसका डिटेल में पढ़ना है एक एक टॉपिक, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। वैसे इसमें से इस यही काफ़ी है, इतना ही काम आ जाएगा आपके लिए, बहुत है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। और एक तरीके से पूरा रिवीजन हो गया आपका, रिवीजन पर्पज़ के लिए 1 शॉट वीडियो। तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, लगभग आधा घंटा भी नहीं लगा, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो बस फ्रेंड्स यही था यहाँ तक आज हमारा। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, टिशू के बारे में हम लाते हैं, है ना। टिशू की 1 शॉट वीडियो लाते हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा आप लोग। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।